1816 में एक अंग्रेज अधिकारी फ्रांसिस व्हाइट एलिस ने दक्षिण भारतीय भाषाओं की संस्कृत भाषा से भिन्नता दर्शाते हुए इन्हें एक अलग भाषा परिवार की भाषाएं सिद्ध किया, जिसे नाम दिया गया द्रविड़ भाषा परिवार। इसके बाद से विद्वानों ने यह सोचना शुरू किया कि संभवतः संस्कृत भी वह मूल भाषा ना हो और द्रविड़ भाषाएं भारत की मूल भाषाएं रही हों, वह संस्कृत किसी बाहर के इलाके से भारत में आई हो। और कुछ समय बाद जब यह स्पष्ट होने लगा कि संस्कृत भी वह मूल भाषा नहीं है, उसके बाद में बनी कोई भाषा है, जैसे आज की हिंदी, मराठी आदि भाषाएं संस्कृत भाषा से निकली हैं, उसी प्रकार संस्कृत भी किसी प्राचीन भाषा से उपजी है। हालांकि अधिकतर भारतीय संस्कृत को ही वह मूल भाषा मानना चाहते हैं, जिससे इन सभी इंडो यूरोपियन भाषाओं का उद्गम हुआ। हालांकि भाषा विज्ञान के आधार पर ऐसा दावा स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि आज जो संस्कृत चलन में है वह क्लासिकल संस्कृत है, जिसे स्टैंडर्डाइज्ड व फिक्स किया था पाणिनि ने, जबकि वेदों की जो भाषा है वह वैदिक संस्कृत है और वैदिक संस्कृत आज की संस्कृत से काफी भिन्नता रखती थी। इस भिन्नता को समझने के लिए एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूं। आज कोई आपसे पूछे कि रात के लिए आप संस्कृत में क्या शब्द इस्तेमाल करेंगे, आप कहेंगे रात्रि, लेकिन वैदिक संस्कृत के प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद में यह शब्द इसके अंतिम भागों में तो देखने को मिलता है, लेकिन ऋग्वेद के पुराने हिस्सों में रात के लिए जो शब्द इस्तेमाल हुआ है वह है नक्त, जो कि जर्मन के निक्त, लैटिन के नॉक्टस और इंग्लिश के नाइट से समानता रखता है। वेदों में पानी के लिए आज की संस्कृत जैसे जल, नीर आदि शब्द नहीं है, वहां आप्त शब्द है, जो कि पानी के पर्शियन शब्द आब से समानता रखता है। अब लोग कहेंगे कि मान लिया कि आज की संस्कृत बहुत प्राचीन नहीं है, लेकिन वैदिक संस्कृत तो प्राचीन थी, तो वैदिक संस्कृत वह मूल भाषा क्यों नहीं हो सकती? देखिए, यह ऐसा है जैसे कि मैं अपने दादा के दादा को तो जानता हूं, लेकिन उससे पहले के नामों को नहीं जानता। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि मैं कहूं कि जिस अंतिम प्राचीन पूर्वज के बारे में मैं जानता हूं उससे पहले कोई पूर्वज नहीं था। वे अंतिम प्राचीन पूर्वज ही हजारों साल पहले से जिंदा रहे थे। ऐसा नहीं हो सकता। इसी प्रकार आज की हिंदी क्लासिकल संस्कृत से व क्लासिकल संस्कृत वैदिक संस्कृत से बनी है और हमें अभी बस वैदिक संस्कृत तक का ही पता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि वैदिक संस्कृत हजारों सालों से वैसी ही थी। पूरी संभावना है कि जैसे अभी कुछ हजार सालों में वैदिक संस्कृत क्लासिकल संस्कृत में तब्दील हुई, वैसे ही वैदिक संस्कृत भी किसी अन्य भाषा की तब्दीली से बनी होगी। उसी मूल भाषा को प्रोटो इंडो यूरोपियन भाषा कहा गया। आप चाहें तो उसे प्राचीनतम संस्कृत कह लें, कहें कुछ भी, पर सत्य तो यही है कि चाहे वैदिक संस्कृत हो या कोई अन्य भाषा, कोई भी वह मूल भाषा नहीं है जिसे सभी इंडो यूरोपियन भाषाओं की जननी कहा जा सके। तो जब यह माना जाने लगा कि संस्कृत भी वह मूल भाषा नहीं है और संस्कृत भी बाहर से भारत में आई है, तो फिर यह भी अपने आप माना जाने लगा कि वह मूल स्थान भारत के बाहर रहा होगा। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग इलाकों को प्रोटो इंडो यूरोपियन होमलैंड बताया। दक्षिण रशिया, बैक्ट्रिया, जर्मनी, एनाटोलिया जो आज का टर्की है, पूर्वी यूरोप और यूरेशिया के स्टेपे तक को वह मूल इलाका बताया जाता रहा है। इलाका जो भी रहा हो, लेकिन भारत से बाहर का ही माना गया, यानी कि संस्कृत भाषा, ऋग्वेद, वैदिक संस्कृति व वैदिक लोग बाहर से भारत में आए थे। अब बाहर से आए थे तो कैसे आए होंगे, अब इस बात का अनुमान लगाना था। तो सबसे ज्यादा आसान अनुमान उन्हें यही लगा कि उस समय लोग अधिकतर हमलावर हुआ करते थे, तो माना गया कि आर्य जो बाहर से आए वो आक्रमण करके ही आए होंगे, यानी कि भारत में कभी विदेशी आर्यों का आक्रमण हुआ होगा। तो इस प्रकार जो भाषाई समानता थी उसके आधार पर जो शुरू हुआ वो सब अंत में आर्य आक्रमण सिद्धांत के रूप में हमारे सामने आया और इस तरह से आर्य आक्रमण सिद्धांत अपने वजूद में आया। देखिए, जब वैदिक संस्कृत वह मूल भाषा नहीं मानी गई तो अपने आप यह भी मान लिया गया कि भारत भी वह मूल स्थान नहीं रहा होगा। अब जबकि इस आधार पर तो विश्व के किसी भी इलाके को वह मूल स्थान नहीं बोला जाना चाहिए, क्योंकि प्रोटो इंडो यूरोपियन भाषा यानी जो मूल भाषा है उसका तो कोई रिकॉर्ड आज तक नहीं मिला। अब जब मूल भाषा का कोई अता पता नहीं है तो हमें यह देखना चाहिए कि इंडो यूरोपियन भाषाओं में वो कौन सी भाषा है जो सबसे प्राचीन है। फिर तो उसी को मूल भाषा के सबसे नजदीकी भाषा मानना चाहिए और जिस इलाके में यह भाषा बोली जाती रही होगी वही इलाका या फिर उसके आसपास का ही कोई इलाका वो प्राचीन मूल स्थान रहा होगा जहाँ प्रोटो इंडो यूरोपियन लोग रहा करते थे। विद्वान चाइल्ड इस विषय में काम करने वाले सबसे पुराने विद्वानों में से एक हैं। उन्होंने 72 बेसिक कॉग्नेट प्रोटो इंडो यूरोपियन शब्दों की लिस्ट बनाई, जिसमें से संस्कृत में सबसे अधिक यानी कि 70 शब्द थे। अधिकतर विद्वानों ने दक्षिण रशिया को वह मूल स्थान घोषित किया था। रशियन भाषा स्लेविक से संबंधित है। अगर मूल स्थान वह था तो सबसे अधिक कॉग्नेट प्रोटो इंडो यूरोपियन शब्द संस्कृत में नहीं स्लेविक में पाए जाने चाहिए थे। संस्कृत में सबसे ज्यादा पाए जाने का मतलब यह है
कि संस्कृत ही उस प्रोटो इंडो यूरोपियन भाषा के सबसे करीबी भाषा है। इसके अलावा व्याकरण की दृष्टि से भी संस्कृत सबसे प्राचीन भाषा दिखाई पड़ती है इंडो यूरोपियन भाषा परिवार में। देखिए, भाषाओं के व्याकरण का अध्ययन करते हुए विद्वान लॉकवुड ने भी यही निष्कर्ष निकाला था कि संस्कृत भाषा ही उस प्रोटो इंडो यूरोपियन भाषा के सबसे करीब की भाषा कही जा सकती है। संस्कृत में 3 जेंडर्स हैं, मैस्कुलिन, फेमिनिन और न्यूट्रल। संस्कृत में सिंगुलर, ड्यूअल और प्लूरल तीनों मिलते हैं। सिंगल, जिसके लिए हम इंग्लिश में आई बोलते हैं, संस्कृत में अहम यूज होता है। ड्यूअल यानी कि V2, उसके लिए संस्कृत में आवाम यूज होता है। और प्लूरल यानी कि इंग्लिश का वी, उसके लिए वयम यूज होता है। संस्कृत में 8 केसेस भी मौजूद हैं। इंडो यूरोपियन भाषा सिस्टम का इसमें फुल रिप्रेजेंटेशन हमें दिखता है। कोई अन्य भाषा यह पूर्णता नहीं रखती है। किसी में जेंडर्स की कमी है, किसी में नंबर्स की कमी है, किसी में केसेस की कमी मौजूद है। जैसे ग्रीक में हमें 5 ही केस दिखते हैं। ग्रीक और लैटिन में अब ड्यूअल के कुछ ही अंश बचे हैं जो कि अब चलन में नहीं है। और व्याकरण के अलावा वैदिक संस्कृत में मौजूद पिच एसेंट का महत्व भी इसकी प्राचीनता दर्शाता है। देखिए, आज की क्लासिकल संस्कृत और वैदिक संस्कृत में मौजूद कई भिन्नताओं में से यह भी एक भिन्नता है कि क्लासिकल संस्कृत में आपको पिच एसेंट सीखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वैदिक संस्कृत में है। जैसे वयम में यदि व पर हाई टोन रखी तो अर्थ कुछ और हो जाएगा, और यदि य पर हाई टोन रखी तो अर्थ कुछ और हो जाएगा। यही चीज ग्रीक भाषा में भी पाई जाती है, और थोड़ी मात्रा में यह चीज लिथुआनियन भाषा में भी पाई जाती है, किंतु पूर्णतः यह केवल वैदिक संस्कृत में पाई जाती है, जो कि इसकी अपने भाषा परिवार की अन्य भाषाओं से प्राचीनता को सिद्ध करती है। वैदिक संस्कृत की इस प्राचीनता को स्वीकार करते हुए विद्वान ग्रिफिथ मानते हैं कि ग्रीक और लैटिन भाषाओं की जड़ें वैदिक संस्कृत में नजर आती हैं। अब देखा जाए तो बेसिक कॉग्नेट प्रोटो इंडो यूरोपियन वर्ड्स हों, व्याकरण हो या फिर पिच एसेंट्स की बात हो, इन तथ्यों से स्पष्ट है कि वैदिक भाषा अन्य सभी इंडो यूरोपियन भाषाओं से अधिक प्राचीन है। यानी यह उस प्राचीन मूल भाषा के सबसे अधिक करीब है। यानी वह प्रोटो इंडो यूरोपियन होमलैंड भी वैदिक संस्कृत के इलाके अर्थात वैदिक इलाके के ही करीब रहा होगा। यह संभव है कि वैदिक इलाका ही वह मूल स्थान रहा होगा। भाषाविदों ने भी शुरुआत में यही निष्कर्ष निकाला था, लेकिन बाद में जब षड्यंत्रों का दौर शुरू हुआ तो फिर सीधी सी कहानी में सब कुछ उलट पुलट करके न जाने कहां से आर्य आक्रमण सिद्धांत गढ़ दिया गया। अब भाषाई आधारों पर हम एक चौथा पॉइंट भी आज देख लेते हैं, वह है भौगोलिक तथ्य। देखिए, अधिकतर यही पाया गया है कि बड़ी नदियों के नाम हजारों साल तक नहीं बदलते, भले ही वहां के लोगों की भाषा पूरी तरह से बदल जाए। आर्य आक्रमण सिद्धांत के समर्थक विद्वान माइकल विर्तल भी यही मानते हैं कि नदियों के नाम वहां की प्राचीन भाषा की पहचान कराने में बड़े सहायक होते हैं। देखिए, हम जानते हैं कि रेड इंडियंस अमेरिका के मूल निवासी थे, लेकिन आज अमेरिका में रहने वाले अधिकतर लोग बाहरी हैं। आज अमेरिका में रेड इंडियंस भाषा लगभग नहीं बोली जाती, वहाँ अधिकतर लोग इंग्लिश बोलते हैं। लेकिन आज भी अमेरिका की कई नदियों व इलाकों के नाम रेड इंडियन भाषा से ही हैं, जैसे मिसिसिपी आदि। चाहे जर्मनी हो, फ्रांस हो या इंग्लैंड हो, यूरोप के लगभग सभी देशों की प्रमुख नदियों के नाम वहाँ आज चलने वाली भाषा से नहीं है, सब प्राचीन भाषा के नाम हैं। अमेरिका और यूरोप से अब हम आते हैं भारत में। उत्तर भारतीय नदियों के नाम सामान्यतः वैदिक संस्कृत से हैं या संस्कृत से निकली हुई भाषाओं से हैं। यह साफ दर्शाता है कि यहाँ की प्राचीन भाषा संस्कृत है और वैदिक लोग यहीं के निवासी थे। देखिए, आर्य सिद्धांत कहता है कि आर्यों ने भारत में आते ही ऋग्वेद की रचना शुरू कर दी थी, और जिस इलाके में ऋग्वेद की रचना हुई वहाँ सिंधु घाटी सभ्यता पहले से मौजूद थी। हम जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता नदियों पर आधारित एक उन्नत सभ्यता थी। नदियों पर आधारित ऐसी उन्नत सभ्यता में वहाँ की नदियों व इलाकों के नाम उनकी अपनी भाषा में रहे होंगे। अगर ऐसा होता तो विदेश से आए आर्य जब अपना ऋग्वेद रचना शुरू करते तो उसमें हर हाल में सिंधु घाटी के इलाके व नदियों के नाम सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मूल भाषा में ही दर्ज हुए होते। जैसे मान लो कि दक्षिण भारत के लोग सिंधु सभ्यता के मूल निवासी होते तो ऋग्वेद में यहाँ के किसी इलाके या नदी का नाम द्रविड़ीय भाषा जैसा जरूर होता। यूरोप में देखिए, करीब 4500 साल से भी अधिक समय हो चुका है, लेकिन वहाँ की कई नदियों के नाम वही प्राचीन भाषा में मौजूद हैं। यानी आर्यों के भारत में आने से हजारों साल पहले भी अगर वहां कोई भाषा चलन में होती तब भी ऋग्वेद में नदियों व इलाकों के नाम उस भाषा के दर्ज होते, लेकिन यह सारे नाम संस्कृत में हैं, जो कि दर्शाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता ही वैदिक सभ्यता थी और वैदिक संस्कृत ही वहां की मूल भाषा थी। वीडियो पसंद आने पर कृपया लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें।
ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।